Hello and welcome to my Tech BCA on the 9th February 2017 morning with me and GA Guru। तो बिल्कुल सेशन में स्वागत करेंगे GA गुरु का। दिन की शुरुआत हो चुकी है महिंद्रा गुरु के साथ, तो जल्दी से तैयार हो जाइए अपने ब्रेकफास्ट टीज एंड कॉफीज के साथ सो दैट यू कैन गेट बेनिफिटेड बाय ईच एंड एवरी हेडलाइन। सेशन शुरू करेंगे बट यस उससे पहले लेंगे GA गुरु का मोटिवेशन मंत्र। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मोटिवेशन मंत्रा वही हमेशा की तरह आई विल और आई कैन, वही स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होनी चाहिए आपकी हर दिन और हर शुरुआत के संग, और इसी के संग शुरुआत करेंगे आज के अपने इस पर्टिकुलर सेशन को। लेट्स प्रोसीड विद द सेशन और देखते हैं आज के सेशन में क्या है इंपॉर्टेंट, क्या है खास। बट यस उससे पहले डू नॉट फॉरगेट द सब्सक्रिप्शन ऑफ आवर यूट्यूब चैनल, क्योंकि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप हमारे सब्सक्राइब व्यूअर बन सकते हैं। एंड यस यू कैन गो विद द महिंद्राज ऐप ऑल्सो टू गेट ईच एंड एवरी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग वैकेंसीज, अपलोड्स एंड एवरीथिंग। लेट्स लुक अपॉन टू द फर्स्ट हेडलाइन। Reserve Bank of India has kept repo rate unchanged at 6.25% in its 6th bi-monthly monetary policy review. With this, all the major policy rates are unchanged. भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी छठी द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा में रेपो दर 6.25% पर अपरिवर्तित रखी। इसके साथ सभी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो बिल्कुल सर देखने को मिला, कल हमें 6th bi-monthly monetary policy का रिव्यू जो आया था उसके हिसाब से डेफिनेटली कुछ रेट्स में चेंजेस नहीं हुए हैं। तो क्या इम्पैक्ट है इसका? इम्पैक्ट की बात करें तो इसका मतलब ये है कि हमारी इकोनॉमी जो है वेल एंड गुड कंडीशन पर है। इसी वजह से किसी तरह का फर्दर रेट्स में कट नहीं किया गया है। हालांकि लोग सोच रहे थे कि जो ये मूव है इस तरह हो सकता है कि रेट्स में थोड़ा सा कटिंग करी जाए, लेकिन किसी तरह का कट नहीं है। इसका मतलब जो है इकोनॉमी बिल्कुल प्रॉपर एंड वेल एंड गुड कंडीशन में चल रही है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात बताऊं, पर्टिकुलर न्यूज की बात बताऊं तो पॉलिसी रेट्स में कोई चेंज नहीं आया है आरबीआई के द्वारा। इसका मतलब जो रेट्स थे वो ऑलरेडी जैसे पहले थे अभी भी वैसे ही है। रिवाइज कराना चाहूंगा कि अगर सबसे पहले बात करें रिजर्व रेट्स की, दैट इज सीआरआर और एसएलआर, तो सीआरआर एग्जैक्टली आपका 4% पे वैसे ही है और आपका एसएलआर भी 20.50% पर मेंटेन है। बात करेंगे पॉलिसी रेट्स की। पॉलिसी रेट्स में सबसे पहले आ जाता है रेपो रेट। रेपो रेट आपका 6.25 पे बरकरार है और रिवर्स रेपो रेट 5.75 रेट पे बरकरार है। बात करेंगे एमएसएफ की, तो एमएसएफ 6.75% है और साथ में बैंक रेट भी 6.75% है। कॉरिडोर 0.50 का मेंटेन है रेपो और रिवर्स रेपो रेट के बीच में। तो बिल्कुल आप जान रहे हैं कि कोई भी चेंज नहीं आया है। साथ में अगर हम जीडीपी प्रोजेक्शन की बात करें तो आरबीआई के द्वारा जो जीडीपी फोरकास्ट थी उसमें थोड़ी सी कटौती करी गई है और वो 6.9% पे प्रोजेक्ट कर दी गई है इस पर्टिकुलर करंट फिस्कल के लिए। करंट फिस्कल की बात करेंगे तो 2016 और 17 की बात हो रही है। 2016-17 की बात इसलिए कर रहा हूं कि यहाँ पे बात कर रहा हूं फाइनेंशियल ईयर जो कि स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर आपका फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2016 में और इस बार खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2017 में। तो अगर पर्टिकुलर करंट फिस्कल की बात करेंगे तो जो जीडीपी फोरकास्ट है वो आपके 6.9% है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। हालांकि अगर बात करें यही सीएसओ की तो उसने यही प्रोजेक्शन जो है आपका वो 7.0% पे कर रखा है। तो सारे प्रोजेक्शंस भी आपको पता होने चाहिए, सारे रेट्स भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि रिसेंट एग्जामिनेशन हो या कोई भी एग्जामिनेशन हो इनका जिक्र जरूर हो जाता है। हालांकि अगर इस पर्टिकुलर बात की करें, इंपैक्ट की बात करें तो इंपैक्ट देखिए यहाँ पे क्या है। अगर पॉलिसी रेट्स में किसी तरह का चेंज नहीं हुआ है इसका मतलब हमारी कंडीशन जो है इकोनॉमी की वेल एंड गुड कंडीशन है। क्योंकि आपको मैंने कुछ दिनों पहले ये भी बताया था कि फेडरल रेट्स या फेड रेट्स में भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया है। तो एक बहुत बड़ा डर बना रहता है कि अगर हमारे देश में पॉलिसी रेट्स में कमी की जाती है और वहां पे भी अगर पॉलिसी रेट्स में बढ़ाया जाता है तो ऐसे में हमारे देश से पैसा दूसरे देश में पार्क हो सकता है। क्योंकि वहां पे भी चेंज नहीं आया इसलिए हम लोग ने भी कोई चेंज नहीं किया है। बिल्कुल। बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट हेडलाइन। N. Chandrasekaran, Chairman Designate of Tata Sons, has been elected as Chairman of Tata Steel Board. He is currently the CEO and Managing Director of Tata Consultancy Services. Tata Sons के मनोनीत चेयरमैन N. चंद्रशेखरन को टाटा स्टील के निदेशक मंडल का चेयरमैन चुना गया। वह वर्तमान में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक भी हैं। तो अगेन अपॉइंटमेंट की बात है यहाँ पे। और अगर हम देखें तो बिल्कुल साइरस मिस्त्री के बाद टाटा कहीं ना कहीं न्यूज हेडलाइंस में अपॉइंटमेंट्स को लेके कंटिन्यूअसली बना हुआ। बिल्कुल रीशफलिंग की बात हो रही है। टाटा मिस्त्री जी के जाने के बाद लगातार आप देख पा रहे होंगे रीशफलिंग हो रही है उनके टॉप मैनेजमेंट में। देख सकते हैं बिल्कुल एन चंद्रशेखरन की बात करें, नटराजन चंद्रशेखरन जी की बात करेंगे तो ये टाटा सन्स के तो ऑलरेडी चेयरमैन है ही, साथ साथ इन्हें इस समय टाटा स्टील बोर्ड का भी चेयरमैन बना दिया गया है। लेकिन ये अपॉइंटमेंट हुआ है। हालांकि वो अभी वर्तमान में अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो टीसीएस के सीईओ और एमडी है। मतलब टीसीएस में वर्तमान में ये काम किसके पोस्ट पे कर रहे हैं? आपका सीईओ और एमडी की पोस्ट पे कर रहे हैं। लेकिन अब 21
फरवरी ऑनवर्ड्स ये प्रभार संभाल लेंगे। मतलब कह लें कि आप ओथ टेकिंग सेरेमनी की बात करें तो वो कर लेंगे किसकी, आप यहां पे बात हो रही है टाटा स्टील बोर्ड की। तो अगर बात आएगी यहाँ पे चेयरमैनशिप की, तो चेयरमैन किसके हैं, ये आपके टाटा सन्स और टाटा स्टील बोर्ड दोनों के ही चेयरमैन कौन है, नटराजन चंद्रशेखरन। और अगर बात करेंगे यहाँ पे कि टीसीएस की बात करेंगे तो टीसीएस में सीईओ की पोस्ट पे वर्तमान में कौन है आपके, नटराजन चंद्रशेखरन, लेकिन 21 फरवरी ऑनवर्ड्स हो जाएंगे आपके राजेश गोपीनाथन। राजेश गोपीनाथन इज गोइंग टू टेक द ओथ ऑफ सीईओ और एमडी ऑफ टीसीएस, मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिए कि अगर टाटा स्टील बोर्ड की बात करें और टाटा सन्स की बात करें, दोनों के चेयरमैन कौन है, एन चंद्रशेखरन। और अगर बात करेंगे टीसीएस के सीईओ की, जो कि प्रेजेंटली इस समय कौन है आपके, एन चंद्रशेखरन है, लेकिन 21 फरवरी ऑनवर्ड्स हो जाएंगे गोपीनाथन जी। तो ये नोट कर लीजिए। एक इंपॉर्टेंट बात आपको और बताना चाहूंगा कि यहां पे टाटा ग्रुप के चेयरमैन की बात करी जाएगी तो वो आंसर होगा आपका रतन टाटा। अगर टाटा ग्रुप के चेयरमैन की बात करेंगे तो वो आंसर होगा आपका रतन टाटा। लेकिन अगर इंडिविजुअली उनके सेक्शंस की बात करी जाएगी तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए कि अगर टाटा सन्स की बात करें या टाटा स्टील बोर्ड की बात करें तो चेयरमैनशिप आएगी एन चंद्रशेखरन के बारे में। और एक बात और बता दूंगा, एक फैक्ट और नोट डाउन करिए, यहाँ पे दो नाम है, टाटा सन्स और टाटा टीसीएस। तो दोनों के फैक्ट निकाल करिए कि टाटा सन्स का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1917 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। टीसीएस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1968 में और उसका हेडक्वार्टर है मुंबई। ये सारे फैक्ट्स से, इस पर्टिकुलर न्यूज से सभी जॉट डाउन कर लीजिए। बिल्कुल। और इसी के साथ एक बार हम याद दिलाना चाहेंगे, डू शेयर द लिंक ऑन व्हाट्सएप एंड फेसबुक सो दैट मैक्सिमम कैंडिडेट्स, व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, एस्पायरेंट्स कैन जॉइन दिस सेशन एंड गेट बेनिफिटेड बाय द हेडलाइंस इन द मॉर्निंग। तो लिंक को शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। एंड यस, इफ यू आर लाइकिंग #BCA ब्रेकफास्ट विद करंट अफेयर्स, अगर आपको पसंद आ रहा है तो बिल्कुल डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन एज वेल। बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट हेडलाइन। Suragpur village in a southwest Delhi became the first fully digital payment enabled village of the national capital. दक्षिण पश्चिम दिल्ली का सुरागपुर गांव राष्ट्रीय राजधानी का पहला पूर्ण डिजिटल भुगतान अनुकूल गांव बन गया है। तो बिल्कुल वन मोर स्टेप टू डिजिटलाइजेशन, वन मोर स्टेप टू कैशलेस मूवमेंट। और अगर हम आगे बात करें तो यस, कहीं ना कहीं अब ये नाम भी डिजिटलाइजेशन में आगे जुड़ गया है। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल बात सही है। यहाँ पे सुरागपुर विलेज की बात करेंगे जो कि एनसीआर रीजन में है, वो पहला डिजिटल विलेज बन गया है या डिजिटल पेमेंट एनेबल्ड आपका विलेज बन गया है। अब स्टूडेंट्स के मन में कई बातें आ रही होंगी कि सर आपने कुछ प्रीवियस सेशंस में और भी नाम लिए थे, तो XYZ कौन है। तो एक बार सारे फैक्ट नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए कि अगर बात करेंगे एनसीआर में कौन सा पहला विलेज बना है जो आपका डिजिटल कैशलेस या डिजिटल पेमेंट एनेबल्ड बन गया, तो उसका आंसर होगा आपका सुरागपुर। अगर पूरे इंडिया की बात करेंगे तो गुजरात का अकोदरा विलेज है। गौर से सुनिएगा, अगर पूरे इंडिया की बात करेंगे तो वहां पे आएगा गुजरात का अकोदरा विलेज जो कि कैशलेस हो गया है। और अगर बात करेंगे कि पर्टिकुलर एनसीआर रीजन की, तो वहां पे आपका आ गया है सुरागपुर विलेज। एक बात और सुनिएगा, अगर बात करेंगे फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू गो कैशलेस, तो वो है असम का हैलाकांडी। हैलाकांडी डिस्ट्रिक्ट जो असम का है वो पहला डिस्ट्रिक्ट है पूरे इंडिया का जो कैशलेस हो गया है। और एक नाम और आता है जिसका नाम है माजुली रिवर आइलैंड। माजुली रिवर आइलैंड की बात करेंगे तो वो पहला ऐसा है रिवर आइलैंड है, पहली तो सबसे बड़ा इंडिया की बात करेंगे ऐसा रिवर आइलैंड है जो कि आपका कार्बन इमिशन फ्री हो जाएगा 2020 तक। तो देखिए ये कुछ फैक्ट्स हैं लगातार जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए मैं चाहूंगा एक पेपर पेन लेके आप प्रॉपर नोट कर लीजिए कि अगर बात आएगी पहले विलेज की इंडिया में तो आंसर होगा अकोदरा विलेज इन गुजरात। एनसीआर रीजन में आएगा तो आपका आंसर होगा सुरागपुर विलेज। और अगर बात आएगी पहला डिस्ट्रिक्ट की तो हैलाकांडी डिस्ट्रिक्ट की बात आ गई जो कि आपका कहां पे है, आपका असम में है। और आखिरी बात अगर आ जाती है तो मजुली रिवर आइलैंड की बात करेंगे, वो पहला, यहां पे बात हो रही थी कैशलेस की, 3 कैशलेस मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर मजुली रिवर आइलैंड की बात करेंगे तो वो कार्बन एमिशन फ्री हो जाएगा 2020 तक। तो ये सारे फैक्ट्स नोट डाउन कर लीजिए। बिल्कुल, सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं प्रीवियस सेशंस में हमने ये सारे डिस्कशंस किए हैं, ये सारी बातें आपके साथ डिस्कस आउट की है। एंड यस, यू कैन गो थ्रू ईच एंड एवरी फैक्ट बिकॉज ईच एंड एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट ऑन प्रोस्पेक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट हेडलाइन। Private sector lenders HDFC Bank and Kotak Mahindra Bank have gone live with the Bharat Bill Payment System BBPS. The BBPS is a centralized system created by the National Payments Corporation involving banks and non-banks. निजी क्षेत्र के HDFC Bank व Kotak Mahindra Bank भारत बिल पेमेंट सिस्टम BBPS से जुड़े। BBPS नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन द्वारा विकसित एक केंद्रीयकृत प्रणाली है जिसका इस्तेमाल बैंक व गैर बैंकिंग संस्थान भी कर सकते हैं। So what kind
काइंड ऑफ अ स्टेप इज दिस, और किस तरीके से हमको आगे प्रोसीड करेगा? बिल्कुल सर मैम, देखिए वहां बात हो रही है कि देखिए नंबर ऑफ पोर्टल्स अवेलेबल हैं आजकल पेमेंट के लिए, तो कहीं ना कहीं जो आपका यूजर है वो थोड़ा बिजी और थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि किस चीज को पहले चूज करें, कौन सा पोर्टल ज्यादा है। इसीलिए एक अपना नेशनल पोर्टल बन चुका है भारत बिल पेमेंट सिस्टम, स्टैंड्स फॉर BBPS। तो ये एक ऐसा पोर्टल होगा जितने सारे आपके पेमेंट मोड्स एक ही रूप के अंदर आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल जीएसटी की बात करेंगे, अगर जीएसटी की बात करते हैं तो मैक्सिमम जो आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो सभी एक रिजाइम के अंदर, एक यूनिफाइड रिजाइम के अंदर आ जाते हैं। सिमिलरली एक ये यूनिफाइड सिस्टम है, पेमेंट सिस्टम है, जिसके अंदर जितने भी आपके पोर्टल्स हैं, पेमेंट गेटवेज हैं, वो सब एक ही आपके पोर्टल के अंतर्गत आ जाएंगे। और ये हमारे देश का नेशनल सिस्टम है, तो सबसे ज्यादा सिक्योर यही होगा। बिल्कुल सही बात है। इसको डिजाइन करने वाली एनपीसीआई है, और एनपीसीआई से रिलेटेड फैक्ट्स नोट डाउन करना शुरू कर लीजिए कि एनपीसीआई स्टैंड फॉर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और अगर इसका हेडक्वार्टर करें तो इसका है हेडक्वार्टर मुंबई में। इसके चेयरमैन है बालाचंद्रन एम, और इसके एमडी और सीईओ है एपी होता। कंफ्यूज मत होइएगा, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं चेयरमैन के नाम पे कि वो एपी होता है, लेकिन वो एमडी और सीईओ है एपी होता, और इसके चेयरमैन है बालाचंद्रन एम। ठीक है, ये एनपीसीआई के बारे में बात हो गई। बीबीपीएस का फुल फॉर्म आपने जान लिया। एक आपका सेंट्रलाइज ये है आपका पेमेंट सिस्टम है। अब दो नाम और आ रहे हैं यहाँ पे, एचडीएफसी और कोटक महिंद्रा। तो इन दोनों के बारे में डिटेल्स नोट करना शुरू करिए। एचडीएफसी का हेडक्वार्टर है मुंबई में, इसके सीईओ है आदित्य पुरी, और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1994 में। मैं रिपीट कर रहा हूं, एचडीएफसी का हेडक्वार्टर है मुंबई में, सीईओ है आदित्य पुरी, और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1994 में। दूसरा नाम आ जाता है कोटक महिंद्रा। कोटक महिंद्रा का जो हेडक्वार्टर है वो भी मुंबई में है, एस्टेब्लिशमेंट 2003 में, और चेयरमैन है शंकर आचार्य। ये सारे फैक्ट्स इस पर्टिकुलर न्यूज से सभी को नोट डाउन कर लीजिए। बहुत अच्छा मूव लिया गया है। धीरे धीरे करके आप देखिएगा आने वाले समय में जितनी बैंकिंग एंटिटीज हैं और नॉन बैंकिंग एंटिटीज हैं, सभी को एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म या रूप के अंतर्गत लिया जाएगा। और वो कौन सा रूप है आपका? भारत बिल पेमेंट सिस्टम। बिल्कुल, इसी के साथ बढ़ेंगे अगली हेडलाइन पे। Jovenel Moise sworn in as Haiti's president. He will serve a 5-year term. जोवनील मोइस ने हैती के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। तो बिल्कुल अपॉइंटमेंट की बात है। हैती का नाम यहाँ पे निकल के आया, जोवनील मोइस हैज बीन स्worn एज द प्रेसिडेंट। और हम इसमें क्या जान सकते हैं? जानने की बात यही है कि एक टॉप लेवल के अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पे प्रेसिडेंट की। किसी कंट्री के प्रेसिडेंट की बात होती है तो टॉप लेवल अपॉइंटमेंट में आता है, और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड न्यूज एग्जामिनेशन में जरूर पूछी जाती है। तो देख सकते हैं आप कि जोवनील मोइस ने हैती के प्रेसिडेंट के रूप में ओथ ले ली है, या फिर कहें शपथ ले ली है। बिल्कुल इनका टेन्योर 5 इयर्स का होगा। अब चूंकि हैती से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है या उससे रिलेटेड न्यूज है, तो हैती इंपॉर्टेंट बन जाता है आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए। तो हैती से रिलेटेड फैक्ट नोट डाउन करिए। उसकी कैपिटल है पोर्ट ऑव प्रिंस, PORT पोर्ट, AUO PRINC प्रिंस, ये है उसकी कैपिटल। और उसकी वहां की करेंसी की बात करेंगे तो हैतीज गोरुडा, GOURDA, गोर्डा इज दी करेंसी ऑफ हैती। तो देखिए प्रेसिडेंट का नाम आपके सामने है, उसकी करेंसी का नाम आपके सामने, और कैपिटल अभी आपके सामने है। तो इस तरह के फैक्ट्स आपके पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जामिनेशन में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस तरह के फैक्ट्स एग्जामिनेशन में जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, CGL हो, XYZ कोई ना हो। कंट्री से रिलेटेड फैक्ट की उसकी करेंसी, कैपिटल, उसके प्रेसिडेंट, ये जरूर पूछे जाते हैं और आपको याद होने भी चाहिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं ये सारी बातें। तो लेट्स लुक अपॉन टू द नेक्स्ट हेडलाइन। Enforcement Directorate ED Chief Colonel Singh has been given a fixed tenure of 2 years. प्रवर्तन निदेशालय ED प्रमुख करनाल सिंह को 2 साल का तय कार्यकाल दिया गया। तो अब ये किस तरीके से मूव हुआ आगे? देखिए मूव की बात करेंगे तो ये एक्सटेंशन की बात हो रही है। अगर एक्सटेंशन की बात करेंगे तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, जो उसके चीफ ऑलरेडी करनाल सिंह आपके 2016 में रिटायरमेंट हो रहा था, या फिर कहेंगे उनका सुपर एन्युएशन हो रहा था, इनके पीरियड को 2 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो बहुत अच्छा मूव क्यों है? अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये आ रही है, अपॉइंटमेंट ही है। ये न्यूज रिलेटेड है अपॉइंटमेंट से, क्योंकि उनका फर्दर अपॉइंटमेंट कहेंगे या फिर इनके टेन्योर को एक्सटेंशन करना हुआ, तो कहीं ना कहीं ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड न्यूज है। तो हो सकता है पूछ लिया जाए कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के चीफ कौन है वर्तमान में, जिनको हाल ही में 2 इयर्स का एक्सटेंशन मिला है? तो आपका आंसर क्या होगा? करनाल सिंह। बिल्कुल, इनका पीरियड कितने टाइम के लिए बढ़ा दिया गया है? 2 इयर्स के लिए फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये है क्या? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का मेन मोटो होता है 2 चीजों पर मेन काम करना। वो 2 चीजें क्या है? आपने सुना होगा PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन टू मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और दूसरा होता है FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो ये जो 2 एक्ट होते हैं जिनका मेन मोटो होता है ब्लैक मनी से रिलेटेड, मतलब ब्लैक मनी को कर्व करना, ब्लैक मनी की प्रॉब्लम को इरेडिकेट करना, उससे लिए इनके प्रिवेंशन स्टेप्स हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की बात करें, इनको प्रॉपर गवर्न करना इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की खासियत है। और इन्हीं को आप देखते होंगे कि
टैक्स ट्रीटीज करते हैं एक देश दूसरे देश से। हमने आपको बताया कि रिसेंटली हमने ऑस्ट्रिया के संग भी टैक्स ट्रीटी करी, बायलैटरल ट्रीटी करी, XYZ कुछ भी करते हैं तो वहां पे हम, चाहे प्रिवेंशन टू मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है या आपका फैमा है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इन्हीं के तहत अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को और स्ट्रेंथन करते हैं जिससे कि जो ब्लैक मनी है वो एक देश से दूसरे देश में फ्लो ना कर पाए। तो उसी का मेन जो रेगुलेटर कहेंगे या मेन जो डिपार्टमेंट है जो उसको देखरेख करता है वो है आपका एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, और उसके चीफ के रूप में करनाल सिंह को 2 वर्ष के लिए एक्सटेंशन मिल गया है। तो कहीं ना कहीं ये रूल, कहीं ना कहीं ये मूव आने वाले एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बिल्कुल। बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट हेडलाइन। India will host the first ever meeting of National Security Chiefs of BIMSTEC member countries to discuss action against terrorism, extremism and radicalization. BIMSTEC सदस्यों के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की अपनी तरह की पहली बैठक का भारत मेजबानी करेगा। इसमें आतंकवाद, चरमपंथ और कट्टरपंथ के खिलाफ कार्यवाही पर चर्चा की जाएगी। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं सर हमने लास्ट सेशंस में आपके साथ डिस्कस यहाँ किया भी था, जहां हमें निकल के आया भी कि इंडिया इज मूविंग फॉरवर्ड, डिफेंस में वो अपने अच्छे खासे स्टेप्स ले रहा है। कहीं ना कहीं अगर काउंट किया जाए तो वी आर समहाउ एट 4th पोजीशन। तो कहीं ना कहीं ये जो एक स्टेप निकल के आया है बहुत ही अच्छा स्टेप। देखिए यहाँ पे बात हो रही है बिम्स्टेक की, तो ये एक 7 मेंबर्स कंट्रीज का एक ग्रुप है, इसमें 7 मेंबर्स हैं, यहाँ पे क्या है 7 कंट्रीज हैं। और ये क्या लिया गया है, देखिए इंडिया होस्ट करने वाला है पहली, अभी तक की पहली नेशनल सिक्योरिटी चीफ की जो मीटिंग होती है बिम्स्टेक कंट्रीज की, मतलब बिम्स्टेक में 7 कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज के जो सिक्योरिटी चीफ्स हैं उनकी जो पहली मीटिंग होने वाली है वो इंडिया होस्ट करेगा। तो अपने आप में एक अचीवमेंट है, एक पहली बार कोई चीज होने वाली है तो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आने वाले एग्जामिनेशन में। अब थोड़ा और देखिए इस पर्टिकुलर मीटिंग का मोटो क्या है, मोटो ये है कि सारी दुनिया के मतलब 2 देश हैं, अगर हम पर्टिकुलर बात करें बिम्स्टेक कंट्रीज की जो 7 कंट्रीज हैं वो सभी कंट्रीज एक साथ आए और एक ग्लोबल इविल है जिसका नाम है टेररिज्म, उसको काउंटर किया जाए। तो जो ग्लोबल इविल है टेररिज्म, केवल हमारे इंडिया के लिए नहीं पूरे ग्लोबली एक सबसे बड़ा इविल है, उसको दूर करना है हमें। और उसके लिए इनिशिएटिव लिया गया है यही कि आपकी पहली जो आपकी इस तरह की मीटिंग है नेशनल सिक्योरिटी चीफ की जो मीटिंग है बिम्स्टेक मेंबर्स की, उनकी ऑर्गेनाइज की गई है। और उसको कौन होस्ट करने वाला है, इंडिया। तो डायरेक्ट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है कि विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट द पर्टिकुलर फर्स्ट एवर मीटिंग ऑफ नेशनल सिक्योरिटी चीफ्स ऑफ बिम्स्टेक। योर आंसर इज इंडिया। अब बात करेंगे बिम्स्टेक की, तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म लिख लीजिए। बिम्स्टेक स्टैंड्स फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसका मतलब नाम ही बता रहा है कि जो बे ऑफ बंगाल का एक इनिशिएटिव लिया गया है जिससे कि आपस के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनमें एक कोऑपरेशन डेवलप किया जा सके और उसमें टेक्निकल असिस्टेंस और XYZ इकोनॉमिकल असिस्टेंस भी एक दूसरे को प्रोवाइड की जा सके। अब इसमें जो मेंबर कंट्रीज है 7 मेंबर कंट्रीज है, नोट डाउन करिए उनके नाम, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान एंड नेपाल। आई एम रिपीटिंग, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान एंड नेपाल। इसका हेडक्वार्टर अगर बात करें बिम्स्टेक का, तो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है ढाका या फिर कहें बांग्लादेश में। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स थे कि बिम्स्टेक क्या होता है, ये कैसे काम करता है, क्या मेंबर कंट्रीज की हैं, कितनी मेंबर्स हैं इसमें, और उनकी पहली एवर मीटिंग जो है वो आप देख पा रहे हैं कि इंडिया होस्ट करेगा। हालांकि आपने अगर पर्टिकुलर इमेज की बात करेंगे तो देखिए ये जो 17 सेशन है बिम्स्टेक का वो होने वाला है आपका कहां पे, आपका हो जाएगा नेपाल में होना तय हुआ है। तो ये सारे फैक्ट्स की अब पर्टिकुलर जो नया 2017 में बिम्स्टेक की समिट या मीटिंग होगी वो कहां पे होगी, वो आपका नेपाल में होगी। लेकिन अगर बात करेंगे पर्टिकुलर यहां पे देखिएगा समिट की बात करेंगे तो समिट होने वाली है नेपाल में, लेकिन अगर बात करेंगे सिक्योरिटी चीफ्स की जो आपकी नेशनल मीटिंग है वो कौन होस्ट करेगा, वो पहली ऐसी मीटिंग है जो कौन होस्ट करेगा, इंडिया होस्ट करेगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, जब बात आएगी नेशनल समिट की तो वो नेपाल में होने वाली है क्योंकि इस समय चेयरमैनशिप नेपाल के पास है। अगर बात करेंगे हेडक्वार्टर की तो वो ढाका बांग्लादेश में है, और अगर सिक्योरिटी चीफ की मीटिंग की बात करेंगे वो इंडिया होस्ट करेगा जो कि पहली बार होगा। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म आप सभी को पता चल गया, 7 मेंबर कंट्रीज है वो भी सारा पता चल गया है। तो पर्टिकुलर इस न्यूज से जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते थे आप सभी के पास सब कुछ क्लियर है। बिल्कुल, एक बार चाहेंगे सर वो मेंबर कंट्रीज के नाम आप रिपीट कर दीजिए क्योंकि कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं उसको दोबारा सुनना चाहते हैं। चलिए लिख लीजिए स्टूडेंट्स, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान एंड नेपाल। उम्मीद करता हूं इस बार आपने सुन लिया होगा और नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ एक नाम आया है सिंगापुर, तो सिंगापुर भी बिम्स्टेक का मेंबर है क्या? नो बिल्कुल नहीं है। 7 कंट्रीज का है, बिल्कुल आप देखिए वो 7 कंट्रीज होती हैं, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान एंड नेपाल।
एडिशनल सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन मेंबर कंट्रीज जो है वो 7 ही है फिलहाल। बिल्कुल, तो ये यहाँ ध्यान रखिए, शिखर सहगल जी को, प्रयाग शर्मा जी को भी हम ये चीज कहना चाहेंगे, सिंगापुर इज नॉट द मेंबर ऑफ बिम्स्टेक, तो इसको थोड़ा सा वहां पे क्लियर करने की रिक्वायरमेंट है। चलिए बिल्कुल बढ़ते हैं इसी के साथ अगली हेडलाइन पे। Ministry of Tourism, NPCC, NBCC and Government of Jammu and Kashmir signed a three-party Memorandum of Understanding MOU for implementation of tourism projects in Jammu and Kashmir. जम्मू कश्मीर में पर्यटन परियोजनाएं लागू करने के लिए पर्यटन मंत्रालय, NPCC, NBCC और जम्मू कश्मीर सरकार ने त्रिपक्षीय समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो अगेन कोलैबोरेटिव मूवमेंट यहाँ पे निकल के आया है, और इस स्टेप का क्या इनिशिएट होगा? इस स्टेप को इनिशिएटिव के बताने में पहले मैं चाहूंगा एक बार उसका जो आपका बिम्स्टेक का फुल फॉर्म था, स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा। बिम्स्टेक स्टैंड्स फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये था फुल फॉर्म आपका बिम्स्टेक का। चलिए अगर इस पर्टिकुलर न्यूज की बात करें तो देखिए, जम्मू कश्मीर की बात हो गई है, और जम्मू कश्मीर की बात जब होती है तो कहते हैं कि हेवन ऑन अर्थ, मतलब स्वर्ग है, धरती पर स्वर्ग की बात हो गई है तो जम्मू कश्मीर का नाम सबसे पहले आ जाता है। और यहाँ पे देखिए, इसीलिए इसको टूरिस्ट स्पॉट के लिए और अट्रैक्ट करने के लिए कोलैबोरेशन हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मतलब इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एनपीसीसी और एनबीसीसी के संग एक कोलैबोरेशन किया है, मतलब उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जिससे कि एक तरह कहेंगे इसका ब्यूटिफिकेशन और किया जाए। ब्यूटिफिकेशन की बात यही है कि टूरिज्म एस्पेक्ट से रिलेटेड जो भी चीजों की कमी है इस पर्टिकुलर स्टेट में, जम्मू और कश्मीर में, उनको और एनहेंस करना है। तो इसके लिए क्या क्या हुआ जरा नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए कि एनबीसीसी के संग मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक पैक्ट साइन किया है, जिसमें प्रोजेक्ट आउटले जो है, प्रोजेक्ट आउटले का मतलब हो जाए जो कॉस्ट आने वाली है उसको इंप्लीमेंट करने की, दैट इज 96.62 करोड़, 96.62 करोड़ का प्रोजेक्ट साइन किया है एनबीसीसी के संग, और एनपीसीसी के संग किया है 97.82 करोड़। ध्यान रखिएगा, दो नाम लगभग एक जैसे हैं, लेकिन दोनों का अमाउंट अलग है। एनबीसीसी के संग जो साइन हुआ है वो है प्रोजेक्ट आउटले 96.62 करोड़, और एनपीसीसी के संग हुआ है 97.82 करोड़ का। तो इन दोनों के संग कोलैबोरेशन किया है, या फिर कहेंगे एक ट्राई पार्टी, मतलब तीन पार्टियों ने मिलकर, यहाँ पे तीन पार्टी कौन है, एनपीसीसी, एनबीसीसी और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने किया है, जिससे कि जम्मू कश्मीर में टूरिज्म स्पॉट को और डेवलप किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट हो सके टुवर्ड्स जम्मू एंड कश्मीर। तो प्रोजेक्ट आउटले भी पूछी जा सकती है। अब चूंकि यहाँ पे बात आ रही है एनपीसीसी और एनबीसीसी, तो इनके हेड जानना भी जरूरी है। तो लिख लिए, एनबीसीसी के सीएमडी है या फिर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है अनूप कुमार मित्तल। अनूप कुमार मित्तल इज दी सीएमडी ऑफ एनबीसीसी। एनबीसीसी ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, एनबीसीसी के चेयरमैन या फिर क्या चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आपके अनूप कुमार मित्तल, और एनपीसीसी के सीएमडी हैं एचएल चौधरी जी। अगर बात करेंगे टूरिज्म मिनिस्टर की, वो है महेश शर्मा जी। तो तीन नाम आए, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, एनपीसीसी और एनबीसीसी की। इनके संग क्या प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो भी आपको मैंने बता दिया, और इसके कौन हेड है वो भी आपने जान लिया। तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। और अगर ये भी पूछा जाए कि किस स्टेट में टूरिज्म को डेवलप करने के लिए इनके संग कोलैबोरेशन किया गया है, तो आपके सामने एक ही आंसर आना चाहिए, वो क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। बिल्कुल, बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट हेडलाइन। Saurabh Verma defeated Lakshya Sen to win the men's single title at the 81st Senior Badminton National Championship. सौरभ वर्मा ने लक्ष्य सेन को हराकर 81वीं बार सीनियर बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता। तो बिल्कुल स्पोर्ट्स अचीवमेंट नाम यहाँ पे निकल के आए, सौरभ वर्मा ने लक्ष्य सेन को हराकर ये खिताब जीता है। तो डेफिनेटली इससे हम और क्या जान सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट न्यूज क्यों बन गई है, जरा गौर से सुनिएगा। स्पोर्ट्स न्यूज है, ऑब्वियस सी बात है, कोई अगर टाइटल जीता है, अवार्ड जीता है, ऑब्वियस सी बात है इंपॉर्टेंट है। लेकिन और इंपॉर्टेंट इसलिए है, कुछ दिनों ही पहले हमने आपको बताया था कि लक्ष्य सेन, जो लक्ष्य सेन थे, उनकी बात करेंगे तो एक आता है वर्ड BWF, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा आपका ये जो लक्ष्य सेन है, वो नंबर 1 प्लेयर बन गए थे आपका जूनियर्स में। अगर जूनियर बैडमिंटन की बात करी जाए तो जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में नंबर 1 प्लेयर बनकर उभरे थे वर्ल्ड BWF के बाद। BWF के अकॉर्डिंग कौन, आपका लक्ष्य सेन, और उन्हीं को हरा दिया है सौरभ वर्मा जी ने, और वो जीत गए हैं 81st सीनियर बैडमिंटन नेशनल चैंपियन।
तो कहीं ना कहीं ये न्यूज इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि लक्ष्य सेन ही अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में उनको BWF ने डिक्लेयर किया है कि वो नंबर 1 प्लेयर हैं आपके किसके, आपके नंबर 1 प्लेयर है जूनियर बैडमिंटन नेशनल चैंपियनशिप की बात करेंगे या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करेंगे। तो पूरे वर्ल्ड में अगर एक नंबर 1 प्लेयर है उसको हरा दिया है किसी ने, तो कहीं ना कहीं ये न्यूज इंपॉर्टेंट बन जाती है। और किसने हराया है? सौरभ वर्मा ने। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसेंटली किसने सीनियर बैडमिंटन नेशनल चैंपियनशिप का खिताब जीता? आपका आंसर आएगा सौरभ वर्मा। हो सकता है लक्ष्य सेन के बारे में रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए क्या, कि आपका नंबर 1 प्लेयर कौन है जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में ऑल ओवर दी वर्ल्ड? तो आपका आंसर होगा लक्ष्य सेन। चूंकि यहाँ पे मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूं BWF से रिलेटेड फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जिसकी मेंबर कंट्रीज है 176, इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर मलेशिया में, और इसके प्रेसिडेंट है पॉल एरिक होयर लार्सन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसकी मेंबर कंट्रीज है 176 कंट्रीज हैं, इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर जो कि आपका मलेशिया में है, या फिर कहें उसकी कैपिटल है, और इसके प्रेसिडेंट है, थोड़ा नाम कठिन है, पॉल PAUL पॉल, एरिक ERIK एरिक, उसके बाद आता है होयर HOYER होयर, और लार्सन LARSEN। नाम काफी बड़ा है, नाम एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। बिल्कुल सारे डिटेल्स आपके सामने, डू जॉट डाउन। बिल्कुल, बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट हेडलाइन फॉर दिस सेशन, और फिर जाएंगे जल्दी से क्वेश्चनर सेशन की तरफ। Odisha government accorded in principle approval to a proposal for hosting the 14th Men's Hockey World Cup 2018 in भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने भुवनेश्वर में 14वें पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 की मेजबानी के प्रस्ताव को सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दे दी है। तो बिल्कुल बात अगर हम यहाँ पे करें तो स्पोर्ट्स सेक्शन की न्यूज है, हॉकी वर्ल्ड कप 2018 को होस्ट करने की बात। बिल्कुल हॉकी की बात आ गई है, और इस बार होस्ट कौन कर रहा है? 2018 में इंडिया कर रहा है। बिल्कुल सही, 14th एडिशन होगा इस बार मेल हॉकी वर्ल्ड कप का, जो कि इंडिया मेजबानी करेगा। और कहां पे होने की बात है? भुवनेश्वर, जो कि आपका ओडिशा में है। तो बिल्कुल सही बात है, ओडिशा की गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है कि भुवनेश्वर में आप बिल्कुल करा सकते हैं क्या, 2018 का 14 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हो सकता है एग्जामिनेशन पूछा जाए कि आने वाला वर्ल्ड कप जो हॉकी का है उसको कौन कंट्री होस्ट करने वाली है, तो आपका आंसर होगा इंडिया। कौन सा स्टेट होस्ट करने वाला है? आपका आंसर होगा ओडिशा। ओडिशा में कहां पर? भुवनेश्वर में। कौन सा एडिशन होगा? 14th एडिशन होगा, वर्ल्ड कप 2018 में होने वाला है। तो ये सारे फैक्ट्स आपके सामने हैं, चूंकि ओडिशा में कर रहा है तो ओडिशा से रिलेटेड फैक्ट्स नोट डाउन कर लीजिए। ओडिशा की कैपिटल आप सभी जानते हैं भुवनेश्वर, जैसा कि आपके सामने दिख रही है, और वहां के अगर सीएम की बात करेंगे तो सीएम है आपके नवीन पटनायक। तो सारे डिटेल्स आपके सामने है, डू जॉट डाउन। बिल्कुल, बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चन सेशन में, और देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन इन हेडलाइन से क्या बन सकता है। हाउ मेनी मेंबर डज मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी हैव? मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य हैं? तो देखिए हमने कहीं ना कहीं इसको डिस्कस नहीं किया है तो क्या हुआ, लेकिन आपको हमने कल भी बताया था और इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हाउ मेनी मेंबर्स डज मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी हैव, मतलब मौद्रिक नीति समिति जो है उसमें कितने सदस्य हैं? फटाफट देख लीजिए। 6, 3, 12, 4, 10 ऑप्शंस आपके सामने हैं। #BCA के साथ डू टाइप योर आंसर्स। हाउ मेनी मेंबर्स डज मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी हैव? तो कहीं ना कहीं बिल्कुल यस बात सही है कि डिस्कशंस में वी हैव डिस्कस दिस फैक्टर, एंड आंसर्स की अगर हम बात करें, कैंडिडेट्स हैव स्टार्टेड टाइपिंग आंसर्स ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं, दैट इज 6। बिल्कुल 6 मेंबर कमेटी है, और जिसके हेड कौन है आपके? ऑब्वियस सी बात है उर्जित पटेल, जो कि आरबीआई के गवर्नर है। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही है। और इसी के संग मेरा बाउंसर क्वेश्चन आ जाता है कि इस बार एमएसएफ कितना रखा गया है? एमएसएफ की बात करेंगे पॉलिसी रेट्स में, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएसएफ? क्या है एमएसएफ का फुल फॉर्म? हाँ, एक चीज और मैं चाहूंगा, एमएसएफ का फुल फॉर्म भी लिख दीजिए और क्या वैल्यू चल रही है वो भी लिख दीजिए। मेरा बाउंसर क्वेश्चन यही है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएसएफ एंड व्हाट डज इट एंड व्हाट इज द वैल्यू एट प्रेजेंट? बिल्कुल, तो यहाँ पे आंसर अगर हम बात करें तो बहुत सारे कैंडिडेट्स टाइप कर रहे हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सारे रेट्स टाइप कर रहे हैं। 6, 6.75, 7.25। देखिए स्टूडेंट्स ऐसे कंफ्यूज मत होइए, मैंने आपको सारे रेट्स बता दिए थे। एमएसएफ की बात करेंगे तो दैट इज 6.75, और फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। एग्जैक्टली, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज द राइट आंसर, एंड इस समय प्रेजेंट रेट की बात करेंगे दैट इज 6.75। बिल्कुल सही। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। के साथ अगले क्वेश्चन पे, Who among the following has been elected as chairman of Tata Steel Board? निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किए गए हैं? रतन टाटा, एन चंद्रशेखरन, इसात हुसैन,
राजेश गोपीनाथन या आलोक वर्मा? तो अगर हम बात करें टाटा स्टील बोर्ड की, तो आंसर शुड बी द इजी वन टू आंसर ऑफ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यस, डू टाइप #BCA एंड योर आंसर। और आंसर की बात हम करें तो वी हैव स्टार्टेड गेटिंग आंसर। ऑप्शन नंबर 2 एन चंद्रशेखरन। एग्जैक्टली, एन चंद्रशेखरन, जो कि आपका टाटा स्टील और साथ साथ टाटा मोटर्स दोनों के ही आपके क्या है, चेयरमैन है। बिल्कुल सही आंसर है आपका। अब मैं यहां से बाउंसर पूछना यही चाहूंगा कि फिलहाल आप सभी को पता है कि एन चंद्रशेखरन टीसीएस में आपके सीईओ और एमडी की पोस्ट पर है। तो जब 21 फेब ऑनवर्ड्स टीसीएस के सीईओ और एमडी का प्रभार कौन संभाल लेंगे? हु विल बी अपॉइंटेड एज द सीईओ और एमडी ऑफ टीसीएस आफ्टर 21 फेब? That means who would be the coming CEO या who would be the new CEO of TCS, Tata Service Consultancy की अगर हम बात करें तो yes, we are getting answers राजेश गोपीनाथन। Exactly, राजेश गोपीनाथन is the right answer, जो कि 21 फेब onwards प्रभार संभाल लेंगे या फिर वोट टेकिंग सेरेमनी कर लेंगे। बिल्कुल। Let's proceed to the next question. What is the name of the village which became the first fully digital payment enabled village in the National Capital Region? मतलब कौन सा गांव राष्ट्रीय राजधानी का पहला पूर्ण डिजिटल भुगतान अनुकूल गांव बन गया है? अब यहाँ पे एनसीआर की बात हुई है तो ऑप्शंस पे थोड़ा ध्यान देंगे। अकोदरा, हैलाकांडी, सुरागपुर, मजूली या गोंडा। कहीं ना कहीं सर यहाँ बात करें तो 1 2 3 4 ऑप्शंस वही हैं जो कैशलेस और डिजिटलाइजेशन की तरफ अगर बढ़ रहे हैं। बट यस, यहाँ कैंडिडेट्स को थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट एनसीआर एंड यू ऑल आर राइट बिकॉज यू ऑल आर गिविंग आंसर ऑप्शन नंबर 3, दैट इज सुरागपुर। सुरागपुर इज द राइट आंसर। अब मेरा बाउंसर क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा पहला कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो पूरे इंडिया में कैशलेस बन गया? यहाँ पे मैंने है नेम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू गो कैशलेस। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट? फटाफट लिख दीजिए। बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट कैंडिडेट्स टाइप करेंगे और कहीं कहीं कर भी रहे हैं। बिल्कुल, अकोदरा तो आपकी विलेज है गुजरात में, ये कहीं ना कहीं करेक्ट निकल के आ रहा है। हैलाकांडी आ रहा है। यस, हैलाकांडी वाज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट और ये कह सकते हैं ये पहला डिस्ट्रिक्ट है जो कैशलेस हुआ, क्योंकि माजुली रिवर आइलैंड आपका कार्बन एमिशन फ्री वाला है। सुरागपुर एनसीआर का पहला विलेज है और अगर अकोदरा की बात करें तो भी वो पहला देश का विलेज है जो कि कैशलेस बन गया। बिल्कुल सही। बिल्कुल। बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज P स्टैंड्स फॉर इन द एब्रिविएशन BBPS? संक्षिप्त नाम BBPS में P क्या संदर्भित करता है? प्रोविजन, प्रोग्राम, पेंशन, पेमेंट या प्राइवेट। तो कहीं ना कहीं यस, वी हैव डिस्कस दिस इन द हेडलाइन। व्हाट डज P स्टैंड्स फॉर इन द एब्रिविएशन BBPS? तो क्विकली टाइप योर आंसर्स विद #BCA। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 5 एनीथिंग यू कैन टाइप, या तो फिर आप प्रोविजन, प्रोग्राम, पेंशन, पेमेंट, प्राइवेट। और यहाँ आंसर आने शुरू हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर 4 एग्जैक्टली, पेमेंट। भारत बिल पेमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म है और जिसमें P रिप्रेजेंट करता है पेमेंट, और पेमेंट इज द राइट आंसर। तो मेरा यहाँ पे बाउंसर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द चेयरमैन ऑफ NPCI? NPCI के चेयरमैन कौन है इस समय? बिल्कुल। हु इज द चेयरमैन या अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो अध्यक्ष कौन है NPCI के? हु इज द चेयरमैन ऑफ NPCI? तो बिल्कुल कैंडिडेट्स हैव स्टार्टेड टाइपिंग द आंसर। और अगर यहाँ बात करें तो NPCI के हेडक्वार्टर भी यहाँ दे दिए हैं, बालाचंद्रा। एग्जैक्टली, बालाचंद्रन इज द राइट आंसर और AP होता है MD और CEO है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर चेयरमैन की बात आएगी तो वहां पे बालाचंद्रन M आ जाएंगे आंसर, और अगर MD CEO की बात आ जाएगी तो AP होता है द MD एंड CEO ऑफ NPCI। वेरी गुड स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जोवेल मॉयस sworn in as the president of which country? जोवेनेल मॉयस ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? फटाफट बता दीजिए। अरूबा, बर्मुडा, जमाइका, बहामास या हाइती? तो यस, एन इजी क्वेश्चन टू आंसर अगेन। Quickly type your answers with #BCA. Jovenel Moise sworn in as the president of which country? And answers we are getting option number 5, Haiti. Exactly, Haiti is the right answer। और ऑप्शन में देख पा रहे हैं आप सारे जो ऑप्शंस हैं वो आपके कैरिबियन कंट्रीज हैं, तो बिल्कुल सही, Haiti is the right answer। Now my bouncer question is, what is the currency of Haiti? Haiti की मुद्रा क्या है? बिल्कुल। तो अब यहाँ मुद्रा पे आ गए हम कि हाइती की मुद्रा क्या है, हाइती की करेंसी क्या है। क्विकली टाइप योर आंसर्स। व्हाट इज द करेंसी ऑफ हाइती? हाइती इज अ कंट्री, यस। और वहां के अभी प्रेसिडेंट स्वॉर्न इन हुए हैं जोवेनेल मोइस। और अगर हम बात करें कैपिटल, यहाँ पे पोर्ट साउ प्रिंस टाइप करके दे रहे हैं दिवांशु विश्वकर्मा जी, लेकिन यहाँ गौड़ा आ गया आंसर। हाँ, करेंसी की अगर हम बात करें तो करेंसी गौड़ा, GOURDA, एग्जैक्टली, GOURDA, इट्स नॉट E, यस, GOURDA। तो गौड़ा इज द राइट आंसर। बिल्कुल। बढ़ेंगे इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे।
Who is the present Chief of Enforcement Directorate of India? भारत के प्रवर्तन निर्देशालय के वर्तमान प्रमुख कौन है? वीके शर्मा, आसिफ कपाड़िया, टीएस ठाकुर, अशोक गुलाटी या करनाल सिंह। तो बिल्कुल आंसर देखेंगे यहाँ पे कि हु इज द प्रेजेंट चीफ ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टर। कहीं ना कहीं आंसर आने शुरू हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर 5 करनाल सिंह के साथ कैंडिडेट्स जा रहे हैं, जो कि यस कहीं ना कहीं। सर क्या लगता है? बिल्कुल सही, करनाल सिंह इज द राइट आंसर। तो मेरा बाउंसर क्वेश्चन आ जाता है कि 2016 में ये सुपरएनुएट हुए, मतलब इनका रिटायरमेंट हुआ, तो इनको फर्दर कितने टाइम ड्यूरेशन का एक्सटेंशन मिला है? आप सभी जानते हैं ईडी में इनकी जो चीफ है ईडी के आपके करनाल सिंह, इनको रिसेंटली एक आपका एक्सटेंशन मिला है। तो हाउ मच एक्सटेंशन ही इज प्रोवाइडेड? कहीं ना कहीं देखें तो आज की न्यूज हेडलाइन में यही बात तो बताई गई थी कि इनको कितना एक्सटेंशन मिला है, इनके टेन्योर को कितना बढ़ाया गया है। 2 years। बिल्कुल 2 years इज द राइट आंसर। चलिए लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country will host the first ever meeting of national security chiefs of BIMSTEC member countries to discuss action against terrorism, extremism and radicalism? देखिए, कौन सा देश बिम्स्टेक के सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा, जिसमें आतंकवाद, उग्रवाद और कट्टरपंथ के खिलाफ कार्रवाई पर चर्चा की जाएगी? नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश या इंडिया? So yes, do type your answers with hashtag BCA and we are getting answer option number 5. Exactly, India is going to host the first ever meeting of their chief of what? BIMSTEC members. बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि BIMSTEC ग्रुप कंप्राइजेज ऑफ हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज? मतलब BIMSTEC जो ग्रुप है उसमें कितने देश शामिल हैं एज ए मेंबर कंट्रीज के रूप में? बिल्कुल, तो हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ दिस बिम्स्टेक पर्टिकुलर? तो यस वी आर गेटिंग आंसर 7। एग्जैक्टली, क्वेश्चन नंबर 7 का बाउंसर का आंसर भी है 7। बिल्कुल सही। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। या अनूप कुमार मित्तल या करनाल सिंह, तो क्या पर्टिकुलर आंसर हो सकता है इसका? और देखें तो कैंडिडेट्स के आंसर्स आने शुरू हो भी रहे हैं धीरे धीरे। ऑफलाइन का इशू आ रहा है, तो एक बार हम कहेंगे कि उसको रिफ्रेश कर लीजिए पेज को, देन यू विल बी एबल टू कनेक्ट अस प्रॉपर्ली, और फिर वहां पे आप अपने आंसर्स दे पाएंगे ध्यान से। तो जल्दी से देखें इस क्वेश्चन के आंसर की अगर हम बात करें तो यस कहीं ना कहीं सर ऑप्शन नंबर 4 के साथ कैंडिडेट्स जा रहे हैं, दैट इज अनूप कुमार मित्तल। एग्जैक्टली, ऑप्शन नंबर 4 अनूप कुमार मित्तल इज द राइट आंसर, व्हिच इज व्हाट? He is the chairman of NBCC. Now my bouncer question is, who is the chairman of NPCC? NPCC के चेयरमैन कौन है? मैंने न्यूज हेडलाइन से डिस्कस करी थी, तो उनके डिटेल में मैंने बताया था कि NBCC और NPCC के चेयरमैन का नाम। Now my bouncer question is, who is the chairman of NPCC? बिल्कुल, तो NBCC का तो हमने देख लिया, अनूप कुमार मित्तल जी हैं। उसके बाद NPCC की अगर हम बात करें तो चौधरी आ गया है आंसर, अग्रवाल जी का, योगिता अग्रवाल जी ने लिख दिया है सबसे पहले। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन। बिल्कुल। Who has won the men's singles title at the 81st Senior Badminton National Championship 2017? किसने 81वें सीनियर बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2017 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है? चिराग सेन, लक्ष्य सेन, सौरभ वर्मा, पुलेला गोपीचंद या सैयद मोदी? बिल्कुल, तो अब बताइए फटाफट आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पे चिराग सेन है, लक्ष्य सेन है, सौरभ वर्मा है, पुलेला गोपीचंद है या फिर सैयद मोदी? तो स्टूडेंट्स लिख रहे हैं आंसर, देख पा रहा हूं मैं। सौरभ वर्मा बिल्कुल सही, सौरभ वर्मा इज द राइट आंसर। तो सौरभ वर्मा बिल्कुल सही है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, सौरभ वर्मा इज द राइट आंसर। और देखिए यहाँ पे बात करेंगे अगर, बिल्कुल सही, सौरभ वर्मा की बात करें तो सौरभ वर्मा के साथ साथ आप एक चीज और देख पाएंगे यहाँ पे कि इंपॉर्टेंट न्यूज थी। यहाँ पे मेरा बाउंसर क्वेश्चन आ जाता है कि BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के हिसाब से नंबर 1 जूनियर प्लेयर कौन है? अगर बैडमिंटन वर्ल्ड के हिसाब से बात करेंगे तो नंबर 1 जूनियर प्लेयर कौन है? फटाफट मुझे बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे 9th न्यूज चल रही है, 9th न्यूज से रिलेटेड 9th क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। तो बिल्कुल यहाँ पे मेरा आपका बाउंसर क्वेश्चन यही बनता है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF के अनुसार नंबर 1 प्लेयर कौन है जूनियर नेशनल चैंपियनशिप के अनुसार? तो आंसर कहीं ना कहीं आना शुरू भी हो गया है, लक्ष्य सेन। हाँ बिल्कुल सही, लक्ष्य सेन इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द लास्ट एंड बिल्कुल लास्ट और फाइनल क्वेश्चन देखें आज के सेशन का। सो हियर इट इज, व्हिच स्टेट इज गोइंग टू होस्ट द 14th मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2018? कौन सा राज्य 14वें
पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 की मेजबानी करेगा? आसाम, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो कौन सा स्टेट? बिल्कुल, तो यहाँ कहीं ना कहीं जो 14th मेंस हॉकी वर्ल्ड कप की बात हो रही है 2018 की, तो आंसर्स यू कैन टाइप विद #BCA एंड यस वी आर गेटिंग ऑप्शन नंबर 2 उड़ीसा। एग्जैक्टली, उड़ीसा इज द राइट आंसर। और उड़ीसा में कहां पर होने वाला है? आप सभी जानते हैं, उसकी कैपिटल भुवनेश्वर में कंडक्ट होगा 2018 में होने वाला वर्ल्ड कप। उसका हॉकी वर्ल्ड कप मेंस का। बिल्कुल सही है। अब यही पे मेरा बाउंसर क्वेश्चन आता है, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा? ओडिशा के चीफ मिनिस्टर कौन है प्रेजेंट में? फटाफट लिख दीजिए अलॉन्ग विद #BCA। बिल्कुल, तो हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा? और यहाँ कहीं ना कहीं नाम हमें मिल भी रहा है, नवीन पटनायक। एग्जैक्टली, नवीन पटनायक इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं, इसी के साथ सेशन को यहीं खत्म करते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन बिफोर गेटिंग ऑफलाइन एंड यस कीप ऑन कमेंटिंग एंड शेयरिंग दिस वीडियो लिंक्स, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स कलीग्स को भी इन न्यूज हेडलाइन से बेनिफिट हो सकता है। सब्सक्रिप्शन पार्ट इफ इट वाज लेफ्ट ओवर, तो बिल्कुल चाहेंगे कि आप सब्सक्रिप्शन नोटिफिकेशन पे क्लिक करके हमारे सब्सक्राइब व्यूअर बन जाएं। तो सेशन में फिर मुलाकात होगी आपसे #BCA में। देखेंगे फिर से नई हेडलाइंस, नए क्वेश्चनर्स और नया प्रिपरेशन का मोड। तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और बिल्कुल ध्यान रखिए योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू सो मच।